जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि लेखपाल या फिर रिवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई और एग्जाम, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे खसरा, खतौनी, सजरा, घरौनी, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम खसरा को समझेंगे। खसरा के बाद दोस्तों खतौनी, खतौनी के बाद दोस्तों हम बात करेंगे घरौनी के ऊपर, जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत आई है। उसके बाद दोस्तों हम सजरा को समझेंगे, सजरा और घरौनी में तुलना करेंगे, और उसके बाद से ये पूरा कंप्लीट क्लास हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो क्लास है आपकी यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश राजस्व शब्दावली में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे खसरा हुआ, खतौनी हुआ, सजरा हुआ, उसके बाद घरौनी हुआ। ये टर्मोलॉजी अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो आपका एक दो क्वेश्चन निश्चित हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं किसके ऊपर, खसरा के ऊपर। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से पहले खसरा देख लीजिए, इसमें गाटा संख्या देख लीजिए, ठीक है, मालिक का नाम, बोई गई फसल, ठीक है, ये सभी चीजें आप देख लीजिए। चलिए, आपने सारी चीजें देख ली, अब चलिए बात करते हैं। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो यह एक कृषि संबंधित कानूनी दस्तावेज है जिसमें गांव के प्रत्येक खेत यानी गाटा का विवरण दर्ज होता है। किसमें? खसरा में, ठीक है। और यहीं पे अगर हम इसके डिटेल में बात करें तो इसमें खेत का क्षेत्रफल होता है, अभी आपने देखा, मालिक का नाम होता है, बोई गई फसल होता है, और सिंचाई के जो साधन है और मिट्टी के जो प्रकार हैं उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है किसमें? खसरा में, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और अभी हम इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, बारीक डिफरेंस, उसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, लेखपाल वर्ष में 3 बार क्या करता है? पड़ताल करता है, रबी, खरीफ और जायद की फसलों का, ठीक है, और उसे अपडेट करता है। और इसमें अगर प्रश्न बने कि कुल कितने कॉलम्स हो सकते हैं दोस्तों, तो इसमें 21 से 46 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। किसमें? खसरा में, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें खतौनी की, ठीक है, तो चलिए खतौनी को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से पहले आप खतौनी समझिए, ठीक है। और खतौनी में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसमें देखिए दोस्तों, आपको क्या देखने को मिलता है? गाटा नंबर, उसकी लिस्ट देखने को मिलता है, जोतदार का नाम देखने को मिलता है, पिता का नाम, निवास स्थान, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिलती हैं। इसका परिभाषा आप देखिए, यह एक व्यक्ति या परिवार के पास मौजूद सभी जमीनों का एक एकत्रित विवरण होता है, ठीक है। और इस विवरण में क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जोतदार का नाम होता है, पिता का नाम होता है, निवास स्थान और उसके स्वामित्व वाले सभी जो गाटा नंबर है उनकी सूची होती है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, तो दोस्तों यह इसका जो मालिकाना हक है, ठीक है, इसका प्रमाण, जैसे मान लीजिए कोई गाटा संख्या है, उसका मालिकाना हक किसके पास है, ठीक है, तो उसका ये मुख्य प्रमाण है। इसमें हर 6 वर्ष में रिन्यू किया जाता है इसको, ठीक है। तो हर 6 वर्ष में नए अपडेट्स इसमें ऐड किए जाते हैं। इसमें कुल 13 से 14 खाने होते हैं। यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि खसरा में ज़्यादा खाने या कॉलम्स होते हैं या फिर खतौनी में। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने दोनों का आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों घरौनी के ऊपर। घरौनी से भी आपसे प्रश्न बन जाता है और इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे जो डिटेल देख पा रहे हैं, ठीक है, जो पिक्चर फॉर्मेट में, ये है एक घरौनी का मतलब एक तरह से लेआउट, जो आप समझ पाए अच्छे से। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसके परिभाषा के ऊपर। ये ग्रामीण जो आबादी क्षेत्र होता है, रेसिडेंशियल एरिया होता है दोस्तों, उसके भीतर बने मकानों का जो स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है, जैसे घर का कागज वगैरह होता है, वो इसके अंतर्गत दिखाया जाता है घरौनी में, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर हम डिटेल की बात करें तो इसमें स्वामित्व योजना एक आई थी, उसी के तरह, ठीक है, उसी के अंतर्गत क्या हुआ था, ड्रोन सर्वे हुआ था, और उसके बाद से एक मतलब मैप तैयार किया गया, ठीक है, एक आंकड़ा भरा मैप तैयार किया गया, जिसको हम घरौनी के रूप में देखते हैं। एक्चुअल में तो मान लीजिए किस गाटे संख्या में किसका घर बना है, उसका मतलब प्रमाण पत्र तो व्यक्ति रखता है, लेकिन एक जो चार्ट होता है, एक जो मैपिंग होती है, उसको हम घरौनी कह देते हैं, ठीक है। चलिए इसके महत्व के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ग्रामीण निवासी अपने घर पर जैसे मान लीजिए बैंक ऋण लेना है तो उनके पास घरौनी होना अनिवार्य है।
और घर के स्वामित्व को लेकर होने वाली जो विवादें होती हैं उसका कानूनी रूप से ये एक प्रकार से एग्रीमेंट है, ठीक है। उसका एक सुलझा हुआ रूप है कि अगर आपके पास किसी घर का प्रमाण पत्र है मीन्स कि वो आपका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सजरा के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअल में सजरा क्या होता है, तो सजरा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें सजरा के रूप में क्या देखने को मिल रहा है, राइट साइड में जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र का कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किसका खेत है, सारी चीजें जब रिप्रेजेंट हो, ये लेखपाल के पास एक्चुअली होता है, ठीक है। तो इसको हम सजरा कहते हैं। और लेफ्ट साइड में आप फिर से घरौनी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं, यहाँ पे घतौनी बाई मिस्टेक है, आप उसे मत नोटिस करना, ठीक है। इसके परिभाषा के ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पूरे गांव के जमीन का एक नक्शा होता है जिसे प्रायः लट्ठे यानी मोटे कपड़े पर बनाया जाता है, ठीक है। विवरण क्या है, इसमें गांव के हर खेत, रास्ते, तालाब और चारागाह की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो अंकित होती हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, लेखपाल इसका उपयोग खेतों की पैमाइश और मेड़बंदी के विवादों को हल करने के लिए करता है। नक्शे में किसी बदलाव को तरमीम कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर नक्शे में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसे हम तरमीम कहते हैं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक दिनचर्या बही होता है, वो क्या होता है उसे समझिए। तो दिनचर्या बही जो बही है, ठीक है, वो क्या है, ये लेखपाल की जो दैनिक डायरी होती है दोस्तों, उसको हम दिनचर्या बही के रूप में जानते हैं। लेखपाल 1 अगस्त से 31 जुलाई के बीच, डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई के बीच की अपनी सभी दैनिक गतिविधियों और सरकारी निर्देशों का जो विवरण है इसमें दर्ज करता है, जिसे हम दिनचर्या बही कहते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत कम ही आपके गांव में भी आते हैं, मेरे भी गांव में, और मतलब ढिलाई होती है थोड़ी सी, अच्छे से ये लोग काम नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है। और दिनचर्या तो कुछ भी लिख दीजिए। यह लेखपाल के कार्य का आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसे उसे सदैव अपने पास रखना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाउंड्री मार्क्स यानी कि सीमा द्योतक चिन्ह क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, परिभाषा क्या है सीमा द्योतक चिन्ह यानी बाउंड्री मार्क्स का। तो यह खेतों या गांवों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, एक पत्थर या चिन्ह मार्क होते हैं, ठीक है। तो ये खेतों या गांवों की सीमाओं को निर्धारित करने वाले पत्थर या चिन्ह होते हैं, इन्हें हम सीमा द्योतक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। यदि कोई यदि कोई किसान है इन चिन्हों को हटाता है तो लेखपाल उसकी रिपोर्ट तहसीलदार को देता है, ठीक है, कि भाई ये उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, सीमा चेंज करने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद दोस्तों देखिए एक होता है खेवट, ठीक है। अब खेवट क्या होता है, तो दोस्तों ये जमींदारी उन्मूलन 1950 के बाद अब चलन में नहीं है, लेकिन पहले ये था, ठीक है। पहले ये जमींदारी, जो जमींदार होते थे वो जमींदारों का रिकॉर्ड हुआ करता था जिसको खेवट कहते थे। अब इसे खतौनी में समाहित कर दिया गया है। ये भी प्रश्न आपसे बने तो आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक गिरदावरी होता है, उसको समझ लीजिए, ठीक है। और ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो दस्तावेज है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे गिरदावरी क्या है, एक्चुअली फसल के सर्वेक्षण को गिरदावरी कहा जाता है, ठीक है। जब भी फसल का सर्वे हो तो उसको गिरदावरी कहते हैं, और ये वर्ष में 2 बार मुख्य रूप से की जाती है ताकि सरकार को पता चले, ठीक है, कि राज्य में किस फसल का कितना उत्पादन होने वाला है। उसी के हिसाब से अपना भाई आगे की प्लान करेगी सरकार। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके यूपी लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद से वीडियो कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए इस टॉपिक से जो आज तक PYQ बने हैं उन्हें आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम यूपी लेखपाल 2015 में देखेंगे, पूछा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसको अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए इसी टॉपिक से क्या बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो राजस्व परिषद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1831 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, तो ये आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है, इसका न्यायिक मुख्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बन सकता है। गांव के नक्शे, ठीक है, विलेज मैप्स को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपसे ऐसा प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, इसको सजरा कहते हैं, और ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है।
उसके बाद देखिए क्या है, पारंपरिक रूप से जो खसरा है उसमें कुल कितने खाने होते हैं, कॉलम्स होते हैं। यूपी रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 का प्रश्न है। मैंने बोला था ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 22, ठीक है, कितने 22 होते हैं खसरा में कुल कॉलम्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आयोग द्वारा एक्सेप्टेड आंसर है। अगला प्रश्न, खतौनी में कुल कितने कॉलम या खाने होते हैं, ये भी पूछा है लेखपाल 2015 में, ठीक है। तो आपसे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बने तो कितने होते हैं दोस्तों, बताइए। खतौनी मैंने तो आपको समझाया था ना, ये तो आपकी जुबान पे होनी चाहिए थी, 13, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो जमाबंदी है इससे क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था, लेकिन आप यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भू अधिकारों के जो प्रलेख होते हैं दोस्तों, उन्हें हम जमाबंदी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये भी पेट 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक बिस्वा, ठीक है। तो एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है, एक और बिस्वा, ये अनुपात होता है, ठीक है। ये भी लेखपाल 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जब जमीन के मालिकाना जो हक है, ठीक है, जब जमीन के मालिकाना हक में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज किया जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में एक बीघा कितने बिस्वा के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों मोस्टली ये आपको 20 बिस्वा के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, भूमि की पैमाइश मेजरमेंट का जो कार्य है मुख्य रूप से कौन सा विभाग करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व विभाग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, गांव का जो खसरा और खतौनी है किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये तैयार किया जाता है लेखपाल के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, लेखपाल के द्वारा तैयार किए गए कागजात पर किसके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। तो दोस्तों किसके हस्ताक्षर, राइट आंसर है राजस्व निरीक्षक, जिसको कानूनगो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तहसील स्तर पर सरकारी राजस्वों का जो सरकारी राजस्व उनके कार्यों का मुख्य उत्तरदायी अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों तहसील स्तर पर बात हो रही है, इसका राइट आंसर है तहसीलदार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक एकड़ में कुल कितने वर्ग गज होते हैं। तो दोस्तों कितने स्क्वायर यार्ड्स होते हैं बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4840 वर्ग गज, ठीक है। तो ये आंकड़े भी आपके एग्जाम में पूछे हैं, याद रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। 4840 गज, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो फसली वर्ष एग्रीकल्चर ईयर है कब शुरू होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई से, ठीक है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, कब से, 1 जुलाई से। अगला प्रश्न, खतौनी का जो नवीनीकरण है, रिन्यूअल है, सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था 6 वर्षों पे, ठीक है। तो खतौनी का जो रिन्यूअल है वो 6 वर्षों में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजरा मानचित्र में, ठीक है, खेत को दिए जाने वाले विशिष्ट नंबर को क्या कहते हैं। तो खेत को विशेष नंबर जो देते हैं उसको गाटा संख्या कहते हैं दोस्तों, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, राजस्व प्रशासन की प्रशासनिक सीढ़ी में सबसे निचले पद पे कौन होता है। तो दोस्तों वही जिसके लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, जो शाहजहानी जरीब था उसकी कुल लंबाई कितनी होती थी या फिर कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 165 फीट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जोत बही नामक पासबुक किसान को कौन उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लेखपाल, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है आपसे, घरौनी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रदान करना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, आवासीय संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आपसे, डिजिटल खसरा के जो नए कंप्यूटरीकृत प्रारूप हैं उनमें खानों की कुल संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, और बताया भी था। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 46। उसके बाद दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या बन सकता है,
राजस्व अभिलेखों में जो खेवट शब्द है, ठीक है, इसका प्रयोग ऐतिहासिक रूप से किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, जमींदारों मालिकों का रजिस्टर हुआ करता था ये, ठीक है, और ये मैंने आपको बता रखा है। अगला प्रश्न, जो स्वामित्व योजना है उसके तहत ड्रोन सर्वे के पश्चात ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का जो रिकॉर्ड तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था घरौनी, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, खतौनी में किसी व्यक्ति के पास कुल कितनी भूमि है, इसका मुख्य विवरण किस आधार पर दर्ज होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोत खाता संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक से बनने वाले 25 क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। और देखिए मैं हर एक जो टॉपिक है यूपी लेखपाल के वो कराने वाला हूँ ऐसे ही मस्त तरीके से PYQ के माध्यम से टॉपिक समझा के। उसके लिए अभी आप मुझे सब्सक्राइब करके जुड़िए, आपके एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करवा दूंगा। और आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री करा दिए हैं, उसे भी आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का मैराथन 5 से 6 घंटे में मैं करा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।